अमेरिका और रूस में जुबानी जंग जारी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने किया पलटवार, कहा हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा यूक्रेन युद्ध। कई झटके खाने के बाद भी नहीं संभल रही कांग्रेस। पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए वर्कर उठा रहे सवाल, बोले हाई प्रोफाइल कल्चर से कांग्रेस नहीं निकल पा रही बाहर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करने का प्रयास, गुंडे और माफियाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। पन्ना छत्रसाल महाविद्यालय में विद्यार्थियों का हंगामा, कुल सचिव के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन, वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन ओपन बुक पद्धति से कराने की मांग। और सिडनी मालवा में दर्जनों किसानों की उम्मीद पर फिरा पानी, 5 एकड़ जमीन पर फसल जलकर खाक, समय पर नहीं पहुंची फाइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों पर। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का दावा है कि रूस ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन जंग शुरू की थी वो उसे हासिल करने में नाकामयाब रहा है। वहीं इन दावों पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा होगा। कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप में शामिल हो रहे वर्कर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कई झटके खाने के बाद भी नहीं संभल पा रही। पार्टी के आला नेता 5 स्टार और हाई प्रोफाइल कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। यही कारण है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद कांग्रेस के कई नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आदिवासी सम्मेलन के दौरान कहा कि अब मध्य प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने सालों पहले तय किया था कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज। मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को जमींदोज न कर दे। एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बिहड़ों में डाकुओं की चारों तरफ डाकुओं का आतंक था। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक डाकू नहीं बचा, कोई डकैत को बचने नहीं दिए। और आज भी कोई खमरिया अकेले का न सोचे। शहडोल में आप देखो क्या कार्रवाई हुई है। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। पन्ना के स्थानीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुल सचिव के नाम प्राचार्य को लिखित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कॉलेज के बाहर हंगामा कर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विद्यार्थियों के मुताबिक बीते 2 सालों से कोरोना के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसी तरह इस साल भी हमारी क्लासेस निरंतर नहीं लगी है, हमारा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। इसी के चलते छात्र छात्रा वार्षिक परीक्षा भी ऑनलाइन ओपन बुक पद्धति से कराने के मांग कर रहे हैं। वहीं मांगे पूरी न करने पर धरने की चेतावनी भी दी थी। ज्ञापन में मुख्य मांग उनकी ये है कि कोरोना के चलते पढ़ाई नहीं हो पाई बच्चों की। उस संबंध में उनकी परीक्षाएं जो है ऑनलाइन ली जाए, ऑफलाइन परीक्षाएं न हो। और बच्चों ने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय के नाम दिया हुआ है। और मैं हायर ऑफिसर्स को, आयुक्त महोदय को, कलेक्टर साहब को इसको अग्रेषित कर देता हूँ। है ना, शासन के द्वारा जो निर्णय होगा वो सूचित कर देंगे। ये बीएससी, बीकॉम और एमएससी इन सब छात्रों को ये सब फाइनल में पहुंच चुके हैं।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन लोगों ने घर पर बैठे बैठे कोविड काल में निकाल दिया, जिसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं, कोई भी कुछ नहीं हुई। डायरेक्ट एग्जाम का इन लोगों ने प्रस्ताव रख दिया कि एग्जाम है, 10 दिन हम लोग को एग्जाम के मिले हैं। मार्केट में कोई भी किसी भी टाइप की बुक्स अवेलेबल नहीं है कि लड़का पढ़ भी ले। अगर बुक्स वो जैसे जैसे ले भी आता है तो 350 से 400 पेज की बुक्स है, वो 10 दिन में कैसे रेडी कर लेगा, ये बताइए। और अब हम इन लोग इनसे ये कह रहे हैं कि कॉलेज या तो पेपर ऑफलाइन करवा दें, या ऑफलाइन नहीं करवाना तो हम लोग को 3 से 4 माह का टाइम और दें। पटना से एक खबर है जहां हम अभी छात्र की बात सुन पा रहे थे। बात शायद गंभीर है, मुद्दा गंभीर है, क्योंकि वाकई 300 350 अगर पन्ने हैं किताब के और 10 दिन मिलते हैं उस किताब को पढ़ने के लिए, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? क्या उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्राचार्य से भी करने के हैं। दरअसल मुद्दा क्या है, मामला कहां तक पहुंचा, इसकी जानकारी हम लेंगे संवाददाता से। आपको बता दें कि पन्ना की खबर जहां कुल सचिव के नाम प्राचार्य को लिखित में ज्ञापन सौंपा गया है। देख सकते हैं हम तस्वीरों में, लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाए थे छात्रों ने। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि आगे उन्होंने चेतावनी की बात भी कही है। आखिर क्या है ये मामला और क्या इस पर अब बात प्रशासन, अगर प्राचार्य की हम बात करें, क्या प्रबंधन ने फैसला लिया होगा, हम जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता टाइगर खान पन्ना से जुड़े हुए हैं। टाइगर, क्या कहना है अगर छात्रों की बात के मद्देनजर जो हम सुन पा रहे थे अभी बात, मुद्दा गंभीर भी है और उनकी जो मांग है वो जायज भी है, लेकिन इस मांग को वो प्राचार्य जायज मान रहे हैं या नहीं, उनका क्या कहना है? जी देखिए क्रांति जी, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला है पन्ना नगर के मध्य शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय का, जहां छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान काफी गुस्से में छात्र छात्रा नजर आए। हालांकि उनकी जो भी मांगे हैं वो वार्षिक परीक्षाओं को ऑनलाइन ओपन बुक के माध्यम से संपन्न कराने की है। हालांकि जो कॉलेज के प्राचार्य हैं तो कुलसचिव महोदय के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया है और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जी, वहीं प्राचार्य से जब इस मामले पर बात की तो प्राचार्य ने छात्र छात्राओं के द्वारा आवेदन लेकर और वार्षिक परीक्षाओं को ऑनलाइन ओपन बुक के माध्यम से संपन्न कराने की बात की। जी बिल्कुल, तो यानी मांगों पर अभी विचार फिलहाल किया जा रहा है। जी बराबर, उनकी मांगों को आगे कुल सचिव के लिए भी आगे फॉरवर्ड किया गया है और प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को आश्वासन देकर और हंगामे को शांत कराया। बिल्कुल टाइगर, लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि मान लो अगर जो महाविद्यालय प्रशासन की हम बात करना चाहें, अगर प्रबंधन उनकी मांगों को नहीं मानता है, प्रबंधन की हम बात करना चाहेंगे महाविद्यालय के, तो अगर चेतावनी जो कि धरने की दी गई है, अगर ये धरना चलेगा तो भी जो छात्र हैं वो परीक्षा में उतर ही नहीं पाएंगे, वो बैठेंगे ही नहीं उस परीक्षा को देने के लिए। जी कहीं ना कहीं देखिए, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि वैसे भी छात्र लगभग विगत 2 वर्षों से कोरोना की स्थिति के चलते उनकी पढ़ाई जहां तक बाधित हो रही है और बाधित होने के साथ साथ क्लासें भी निरंतर रूप से नहीं लगी हैं और उनका कोर्स भी पूरा नहीं किया गया है। और जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनका स्वभाव भी कुछ चेंजिंग नजर आ रहा है, असंतोषजनक स्वभाव नजर आ रहा है। इस कारण से छात्र जो हैं काफी रोष में नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कॉलेज प्रबंधन को कि यदि उनकी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो आगे चल के उग्र प्रदर्शन होगा। बिल्कुल, अब वाकई देखना होगा महाविद्यालय प्रबंधन क्या विचार करता है और किस तरह से छात्रों के भविष्य को भी बचाया जा सके और एक बीच का रास्ता अगर निकल सकता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में 2 दिनों से खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आगजनी से दर्जनों किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला इन घटनाओं पर गंभीर नहीं दिख रहा, जिससे किसानों की उम्मीद पर पानी फिर रहा है। बताया तो ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक लगभग 5 एकड़ की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि खेतों में आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया।
सिवनी मालवा की खबर, जहां दर्जनों किसानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार खेतों में गेहूं की फसल अगर आगजनी की ये जो घटना देखने को मिल रही है, लगातार एक गंभीर मुद्दा बनता चला जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला जागने का नाम ही नहीं ले रहा। किसानों की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है लगातार उनकी। और हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ संवाददाता खबर भारत के सिवनी मालवा से जुड़े हैं उमेश शर्मा। उमेश, जिस तरह से प्रशासनिक अगर अमला नहीं जाग रहा है, अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, आने वाले समय में इस घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी मैडम, क्या है कि लगातार डेली आग लगने का चल रहा है, क्योंकि इस समय किसानों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय किसान लोगों की फसल हमेशा खड़ी है। किसान हितैषी सरकार माना जाता है और किसान हितैषी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं अभी तक प्रशासनिक अमला उनकी मदद के लिए पहुंच पाया? शासन क्या है, सो रहा है, क्या ध्यान नहीं दे पा रहा है। पता नहीं, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी मतलब अभी इस समय खड़ी फसल लगी हुई है, सब किसान लोगों को निवेदन है कि जो किसान कटाई कर रहा है कि वो सावधानी से कटाई करवा दिया जाए। ये केवल हिदायतें मिली हैं उनको, क्या जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई की बात की गई है? जी मैडम, अभी नहीं की गई। अब इस तरह का कोई भी आश्वासन नहीं मिल पाया है? नहीं मिला है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उमेश। छत्तीसगढ़ में राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। धरने के 13वें दिन विद्युत कर्मचारियों ने एकजुट होकर पावर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की बेशर्मी और शासन के उदासीनता का विरोध करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि अनिश्चितकालीन आंदोलन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जिसमें पहला संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति करना और दूसरा अनुकंपा नियुक्ति देना शामिल है। राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात हो रही, जहां प्रदेश भर के हजारों स्वास्थ्य संयोजक यानी स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन धरने यानी आंदोलन पर हैं। यह आंदोलन स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के बैनर तले किया जा रहा है। वहीं महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरोज बागमार ने बताया कि वेतन विसंगति सहित प्रमुख 6 मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने कई बार अपनी ओर से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन अब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया। वो हमारे मंच में आके घोषणा की थी कि हम हमारी सरकार बनते ही हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। साथ में अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने रखा है हमारी मांगों को, लेकिन 3 साल हो गए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने शासन प्रशासन का ध्यान बहुत अपनी ओर आकर्षित किया। पूरा 70 विधायकों से मिले, 35 विधायकों का हमको समर्थन प्राप्त हुआ है ना, फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे कोरोना काल में 2 साल तक हमने बिना छुट्टी लिए, बिना अवकाश के, चाहे वो ट्रेसिंग करना हो, सैंपलिंग करना हो, दवाई बांटना हो, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ नहीं किया है। कहा था टीवी में ही कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन बढ़ेगा एवं उन्हें कोरोना भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ है। हमारा अभी मुख्य एक मांग है, वो वेतन विसंगति, सम्मानजनक नाम। देवभोग पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर नाबालिग को बंदपारा ओडिशा में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पीड़िता के साथ 16/3/2022 के रात्रि करीब 10 बजे प्रताप मांझी पीड़िता के घर जाकर उसे बहला फुसलाकर गांव के स्कूल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और अपने साथ बंदपारा उड़ीसा ले जाकर उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी प्रताप मांझी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बीता दिन रंगपंचमी का त्योहार महंगाई में बढ़ोतरी की बहार लेकर आया। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 से 85 पैसे की बढ़ोतरी की है। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। यहां भी 22 मार्च से पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा।
80% पेट्रोल और 85% डीजल के जो रेट की बढ़ोतरी आई है, जी जी, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे बहुत फर्क पड़ा। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है डीजल पेट्रोल के दाम से, तो गाड़ी चल ही नहीं पा रहा है। एवरेज इतना ही कम देते जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के, घरेलू हिंसा उसमें होते जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है कि घर की परेशानी पूरी इतनी हो गई है, दाल चावल रोटी सब लेने में महंगाई। अब पेट्रोल के ही दाम से सब होता है ना, इधर उधर ट्रांसपोर्ट लाइन में भी महंगी होते जा रही है। हमारा तरबूज का काम है, पहले 3 रुपये भाड़ा आता था, अब 4 रुपये भाड़ा हो गया पेट्रोल के दाम से। इतनी महंगाई होगी तो फिर कहाँ से झेल पाएंगे हम लोग। पेट्रोल का महंगा करते जा रहे हैं। इससे आपके बजट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या करना चाहिए सरकार को? हाँ? सरकार को क्या करना चाहिए? पेट्रोल का सस्ता करना चाहिए। क्या मैं सेल्स का काम करता हूँ, मेरे डेली का काम है, डीजल और पेट्रोल से मेरा डेली का काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रभाव तो बहुत ज़्यादा डाल रहा है। मेरा सैलरी कहीं ना कहीं मेरे डिस्टर्ब हो रहा है। आज देख रहे हैं आप, तेल शक्कर जितने भी खाने के सामान हैं, जितने भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब महंगी हो चुकी हैं। तो तेल और डीजल का दाम बढ़ाने से हमारा डेली का जीवन भी डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से सीधे कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशुल जी, आवाज पहुंची आप तक? जी, आपकी तो सरकार तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए आम जनता की। क्या कहना चाहेंगे? अभी हम सुन पा रहे थे आम जनता की परेशानी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े और इस तरह से उनकी जो परेशानी है वो भी बढ़ गई। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत ज्यादा कोई अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम और आप जैसे जनमानस भी जान सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू होता है इंसान और जनता जनार्दन से। लेकिन आज जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है वो पता नहीं कौन से मदमस्ती के आलम में सोई हुई है कि वह पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करना ही छोड़ती है। एक दौर हुआ करता था मोहतरमा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब प्याज के रेट बढ़ जाते थे तो सरकारें पलट जाती थी। लेकिन आज देश के वजीर आजम हिंदुस्तान जिसको वो सपोर्ट करते हैं, वो जिसको ये कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासी हो, आज 125 करोड़ देशवासी कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहा है। चाहे हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, चाहे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है कि पिछले 1 वर्षों में, बल्कि 8 महीनों में ये कहूँ कि 23 लाख करोड़, जी हाँ 23 लाख करोड़ तक की कमाई पेट्रोल और डीजल से ये सरकार कर चुकी है, जनता की गाड़ी कमाई कर चुकी है। और आज मुझे ये पता था कि वह दिन रफ्ता रफ्ता आने वाला है कि यूक्रेन और रूस आपस में मरे जाते हैं, लड़े जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ सोए जाते हैं क्योंकि महंगाई डायन जो है हिंदुस्तान के आम जनमानस को खाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या कोई ठोस कदम आपकी सरकार की तरफ से उठाया गया हो? कोई बीच का रास्ता, कोई बात करने की पहल की गई हो? बेशक बेशक बेशक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जनता जनार्दन की सेवक की सरकार है, तो इसको हम समय समय पर अपने आप को प्रूफ भी करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वेट टैक्स नामक एक चीज होती है जिसे हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक स्पेशल टैक्स होता है, एक एडिशनल टैक्स होता है और एक बेसिक टैक्स होता है। एडिशनल टैक्स को केंद्र सरकार डायरेक्ट गेन करती है, उसको 37% तक बढ़ा दिया जाता है। मोहतरमा, एक चीज में मैं आपका और संज्ञान दिलाना चाहता हूँ, एक जगह और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आज ही के दिन, जो आज दिनांक में हम और आप बात कर रहे हैं, आज ही के दिन, आज से 10 साल पहले गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए हुआ करती थी और आज के दिन 999 रुपए हो चुकी है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर आ चुका है। और मैं उसी छत्तीसगढ़ मातारी के प्रदेश में बैठा हूँ जब हिंदुस्तान भर में ट्रिपल डिजिट में पेट्रोल और डीजल हमें प्राप्त हुआ करता था और उसी समय पर हमें डबल डिजिट में इसी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदत्त हुआ करता था। तो जनता जनार्दन की सेवा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मतलब 24 घंटे 12 महीना कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। बिल्कुल। अगर महंगाई को चुनाव से जोड़कर देखा जाए, मतलब इस शब्द को, इस मुद्दे को, तो चुनाव जब तय होते हैं वो तारीख, जब चुनाव चल रहे होते हैं वे दिन, और जब चुनाव हो चुके होते हैं वो दिवस। क्या कहना चाहेंगे, इन तीनों में अंतर क्यों होता है? ये बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जनता जनार्दन को भी समझने की आवश्यकता है। जो अंतर एक सूजी और धागे में होता है वही अंतर सिर्फ महंगाई और चुनाव में होता है। चुनाव में सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं और बड़े बड़े वादे करके और फिर वो अपने मत के मद में मदमस्त हो जाती हैं और फिर जनता जनार्दन को आपस में लड़ने और मरने के लिए छोड़ देती है, उन्हें फिर सुध कभी नहीं आती है। लेकिन जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता हूँ
इस चीज के लिए आज कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे बदलाव करे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। बताते हुए छाती चौड़ी इसलिए हो रही है मेरी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सम्मान में अगर किसी ने कुछ कार्य किया है तो वह छत्तीसगढ़ शासन ने किया है, क्योंकि 2500 रुपए समर्थन मूल्य हम देने जा रहे हैं। आपको बताते हुए छाती चौड़ी मेरी इसलिए हो रही है कि बेरोजगारी दर आज संपूर्ण हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में बची हुई है। 1.7 पर हम लाइव कर रहे हैं, बल्कि इसके उलट जो केंद्र सरकार कहती थी कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार हम देंगे, आज 8.1 पर बेरोजगारी दर आज हिंदुस्तान की लाइव करते हुए नजर आ रही है। तो आज मेरा हिंदुस्तान ये सपनों का भारत हुआ करता था। जातिगत राजनीति से हटकर, दलगत राजनीति से हटकर हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर मैं अपने देश की ओर दशा देखता हूँ तो विलाप होने की आवश्यकता हो जाती है। बड़ा दुखित मन से मुझे कहना पड़ता है इस प्रकार की बात। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी। केंद्र सरकार के फैसलों का असर राज्य सरकारों पर पड़ता है? बेशक केंद्र सरकार जो एक अपना फरमान जारी करती है, यह विधि का विधान है, संविधान का नियम है कि केंद्र सरकार राज्यों की ओरिएंटेड सरकार होती है। उनके एक प्रकार से यह कहा जाए, आसान शब्दों में कहें तो वह सेनापति होते हुए नजर आती है। लेकिन जब हमारा सेनापति ही डिक्टेटरशिप की रास्ते पर चलते हुए नजर आएगा तो राज्य सरकारें बेचारी क्या कर पाएंगी। आज 100 के पार पेट्रोल हमने और आपने सपनों में नहीं सोचा था। हमें आने वाली पुस्तकों को गवाही देना है कि देश को किस प्रकार से किस वस्तु स्थिति में ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं क्या करती है, 80 और 20 की बात तो वह करते हैं। और मैं तो यह कहता हूं कि अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता। किसी हिंदू के ऊपर पेट्रोल 100 रुपए का मिलेगा और मुसलमान को 110 रुपए का मिलेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू को भी उतने का ही मिलेगा, मुसलमान को भी उतने का ही मिलेगा, सिख को भी उतने का ही मिलेगा। यह सरकार को समझने की आवश्यकता है। सरकार को बार बार हम लोग चेताते हैं, बार बार जनता होने के नाते हम लोग चेताते हैं, विपक्ष होने के नाते चेताते हैं, लेकिन वाह रे मोदी सरकार कि वह मदमस्ती के आलम में सिर्फ और सिर्फ मनुस्थिति में चली जाती है और 80-20 की बात करते हुए बाकी राज्यों में चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन जनता जनार्दन की सेवा करने में वह असक्षम नजर आती है मोहतरमा। चाहे उज्ज्वला गैस की बात हो, उज्ज्वला गैस में इन्होंने एक सिलेंडर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के तो दे दिया, लेकिन दूसरे सिलेंडर वही उसी यूपी में 1200 रुपए तक का मिलता है मोहतरमा। आज जनता जनार्दन 1200 रुपए का सिलेंडर किस प्रकार से खरीदेगी, ये आपको और हमको और जनता जनार्दन को सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी कमर शाकिब का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रंगपंचमी के बाद अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा। शाकिब ने यह भी कहा कि सीपी और नगर निगम मिलकर भोपाल के अवैध अतिक्रमण को हटाएंगे, साथ ही सड़क पर खड़े कंडम वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर के विभिन्न स्थानों में जो अतिक्रमणों के संबंध में निरंतर शिकायतें विभिन्न माध्यमों के जरिए निगम को प्राप्त हो रही है, उनके संबंध में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा, माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्दिष्ट परिप्रेक्ष्य में निगम द्वारा निरंतर जो है कार्रवाई की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम द्वारा वर्तमान में CPA के साथ तो भी मिलकर शहर के विभिन्न स्थलों में किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित करने का कार्य किया गया है, जिसके संबंध में निगम को जो है नोडल एजेंसी बनाया गया है। सीतापुर में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष शांति देवी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाना है, स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों की निगरानी को बढ़ाना और ग्राम स्वास्थ्य समिति को सशक्त करना है। बता दें कि जनसंवाद को सफल बनाने के लिए विभागीय और ब्लॉक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सीतापुर के करीब 500 रहवासी भी योजना की जानकारी लेने पहुंचे। शासन की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाना, उनको उनके हित के बारे में उनको बताना, और दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों की निगरानी को बढ़ाना, और तीसरा है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको समस्याओं से अवगत कराना। संवाद सम्मेलन का ये मुख्य उद्देश्य है। महिला लोगों को जो मितानिन जो कार्यक्रम जो गांव स्तर में रहते हैं, उन लोगों का जो भी अपना अपना समस्या है उसको लेकर आए, और उसमें हम लोग को अच्छा लगा और जानकारी भी मिला। मैं ज़रूर प्रयास करूंगी जनपद अध्यक्ष होने के नाते।
उमरिया जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नौरोजाबाद तहसील में जनसुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने बिजली बिल की समस्या, जमीन मामला, विधवा पेंशन और गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने जैसे मामले सुने। वहीं कलेक्टर ने मौके पर कुछ आवेदकों की समस्या का समाधान भी किया। साथ ही अन्य मामलों के लिए संबंधित विभाग को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। आज मैंने नौरोजाबाद तहसील में जनसुनवाई की। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आई। समस्याएं आई हैं गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की या कट काटने की, या कहीं हैंडपम्प खराब है, कहीं पुलिया निर्माण पेंडिंग है। उनके संबंध में आवश्यक लोग जो है यहाँ पर सीईओ नगर पालिका मौजूद है, तहसीलदार साहब मौजूद है, सीईओ जनपद पंचायत मौजूद है। इन सबसे चर्चा करके इनको हल करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि ये सब समस्याएं जल्दी हल हो जाएगी। हम लोग को पता हुआ सर जी, कलेक्टर साहब ने आए थे, इसलिए हमको जानकारी हुआ तो हम बोले कि आवेदन बना के गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना चाहते हैं। किस गांव के रहने वाले हैं? छुहाई का, ग्राम छुहाई, कौन सा पंचायत लगता है? कोहका। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।